नमस्कार सर, मैं डॉक्टर सुनील डागर, आई एम द सीईओ ऑफ यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी और मैं तकरीबन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में 14 सालों से काम कर रहा हूँ और इतने 14 सालों से ही निरंतर आपको विभिन्न मंचों पे सुनता रहा हूँ और हमेशा आपको इसी ऑप्टिमिज्म के साथ ही देखा है कि चाहे वो प्राइवेट हेल्थ केयर हो या गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर हो, और आपको हम लोगों ने हमेशा एक प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हमेशा देखा है और विभिन्न कई मंचों पे इस चीज को भी, जैसे आप बता रहे थे अभी कि गवर्नमेंट इस विषय पे काम कर रही है कि टीयर 2 और टीयर 3 लेवल पे जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको कैसे और स्ट्रेंथन किया जाए बाय हेल्पिंग देम इनटू इन्वेस्टमेंट। वो एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, बट मैं दो चीज़ों पे इसमें बात करना चाहूँगा। एक चीज़, जब हम हेल्थ केयर सेक्टर को टीयर 2 या टीयर 3 लेवल पे ले जाने की बात करते हैं और वहाँ पे हम छोटे 50 बेडेड हॉस्पिटल को खड़ा करने की बात करते हैं, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि कोई भी चाहे वो 50 बेड का हो, इक्विपमेंट उसको भी लगाना है, जो मेडिकल इक्विपमेंट है, तो वो मेजॉरिटी ऑफ द इक्विपमेंट इज कमिंग थ्रू एन एक्सपोर्ट टू अस, चाहे वो यूएस हो या जर्मनी हो या कोई और कंट्री हो जहां से वो आता है। तो हाउ डू यू सी इट कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर चीज पे, कि जिसमें जो हम इक्विपमेंट वहां से यहाँ पे इंडिया में मंगा रहे हैं उसकी जो कीमत है प्लस उसके ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं वो अल्टीमेटली बेयर तो डाउन द लाइन जो भी इन्वेस्टर है या जो उस अस्पताल को खड़ा करना चाहता है वो करने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपका अस्पताल ऑपरेशनल हो जाता है उसके बाद क्या गवर्नमेंट की तरफ से पर्टिकुलरली फॉर हेल्थ केयर सेक्टर, ये पहले भी कई बार इस बात पे बात होती रही है और होती ही चल रही है, उस पर कुछ आज तक हो नहीं पाया, कि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली चाहे वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाईज हैं या और कोई भी डिफरेंट यूटिलिटी है विच इज बीइंग गवर्नड बाय गवर्नमेंट और वहीं से हमको आपूर्ति मिलती है उसकी, उसके ऊपर गवर्नमेंट पर्टिकुलरली हेल्थ केयर सेक्टर तो हमको वैसे ही काम करना है, या कोई ऐसा कोई भी अदर कमर्शियल सेक्टर हो या एंटरटेनमेंट सेक्टर हो, मॉल हो, सबको उसी तरीके से काम करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल को भी उनके। थैंक यू। देखो ऐसा है, पहली बात तो एक मिसनोमर है टीयर 2 सिटीज, पहला तो उससे डील करते हैं। लखनऊ और पटना जहाँ पे हमने 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, जो अगर जो आप आंखें बंद करके गुरुग्राम में जाओगे या लखनऊ जाओगे या पटना जाओगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि कहाँ किस हॉस्पिटल में हूँ मैं, क्योंकि वो सेम स्टैंडर्ड बनाया है। टेक्निकली दोनों टीयर 2 सिटीज़ हैं, बट द होल सिनेरियो इज डिमांड इज ह्यूज and people are seeking good treatments for their own health। ये हेल्थ के ऊपर बहुत सारा अब लोगों का अपनी तरफ ज़्यादा ख्याल आना शुरू हुआ है, खास करके कोविड के बाद। तो इसीलिए एक तो वो है कि टीयर 2 टीयर 3 में जाने में घबराना नहीं है, देयर आर इनफ पीपल हु कैन पे ऑल्सो, बट उसको एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट कि क्या उनकी अफोर्डेबिलिटी है। बिकॉज ऑफ दैट शिकायत तो मैं भी कर सकता हूं कि गवर्नमेंट ने हमें कोई सॉप्स नहीं दिए हैं। सॉप्स एक तो नहीं दिए और दूसरा डबल वैमी भी है कि हम जीएसटी देते हैं जो हम खरीदते हैं उसके ऊपर, हम पेशेंट को जीएसटी नहीं चार्ज करते। और ये आप अगर जो लोग मुझे एक्यूज भी करते हैं इस बात पे कि मैंने ही झगड़ा किया था कि पेशेंट के ऊपर बर्डन ना बढ़ाया जाए, पर ये नहीं पता था कि उसको नेगेटिव लिस्ट में नहीं डाला गया, जीरो लिस्ट में डाला गया कि हमें देना है, पेशेंट हमें नहीं देगा पर हम उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो हम पेशेंट अल्टीमेटली वो कॉस्ट तो पेशेंट को ही जाएगी। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द थिंकिंग ओवर देयर। सेकेंड चीज ये है कि अब रिसेंटली 5000 रुपी का अगर जो एक रूम चार्ज है तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगाई है, वो भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स इट इज पास्ड ऑन टू द पेशेंट। थर्ड जो आपने बोला कि रिसेंटली अभी ड्यूटीज भी बढ़ाई गई हैं इंपोर्टेड इक्विपमेंट के ऊपर, अगर जो तो वो ठीक होता अगर जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही होती,
बट बिकॉज इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही होती, ये अगेन कॉस्ट विल बी पास्ड ऑन टू द पेशेंट। पर ये भी आप सोच लो कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। रोएंगे सारे, पर थ्राइव भी सारे कर रहे हैं। दे आर मेकिंग गुड मनी। सो इसका गवर्नमेंट को भी एहसास है। आप रोज तो अपनी स्टॉक प्राइस को बताते हो कि जी कितनी बढ़ गई, फिर जाते हो जी मैं गरीब हूं, मुझे कुछ हेल्प कर दो। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलेगा। सो इसीलिए वी हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। इफ यू आर मेकिंग मनी, डोंट कंप्लेन। एंड हाउ मच मनी डू यू वांट टू मेक इज द बिग पॉइंट। सो इसीलिए मेरा ये कहना है, और बहुत दिनों से मेरा कहना है कि गुड मेडिसिन will bring you good money automatically. You don't have to chase money. But good business will not make good medicine. So इसीलिए एक तो हमें, मेरे को सबसे बड़ी चिंता ये है the ethics of medicine. आज हमारे ऊपर शक क्यों है पब्लिक को? इसीलिए शक है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने, और खास करके हम 2-4 ही बचे हैं जो डॉक्टर्स आर हेडिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज बीन टेकन ओवर बाय कॉर्पोरेट्स और PE funds or whatever you may call it. So their driving force, and naturally so, I can't accuse them of anything, but that is naturally so, is how to optimize more and more money. जितना भी 25% भी काफी नहीं है। तो उस हिसाब से वो प्रेशर, अगर जो आप कोटा दोगे डॉक्टर को कि भाई अगर जो इफ यू वांट टू मेक मनी यू मस्ट डू मोर और यू डू दिस, इट लीड्स टू वेरी बैड प्रैक्टिसेस। दिस इज नॉट अ गुड थिंग हैपनिंग इन इंडिया, एंड आई एम द फर्स्ट वन टू से इट शुड नेवर बी कंडोन्ड। बट you cannot control human desire. So there is a play going on between corporates and doctors, which will bring us ultimately no glory and will also damage us. So I think we should, as administrators, no matter what your discipline is, whether you're a doctor or a non-doctor, doesn't matter, the ethics of medicine must be maintained because it's a human bond. It's a sacred bond. And we should not violate this at any cost. If we are losing money, I can understand. Everybody is making money and then doing this, or to make more money is absolutely unpardonable, because it's an oath we took. Do no harm. So do no harm means that you don't do bad things. That's what it means. Thank you, sir. जी, पीछे. Dr. Sood, we'll come to you. पर ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप सब लोग इतने सीनियर डॉक्टर हैं, पर अभी भी इतना उत्साह है सवाल जवाब का सबके अंदर। Thank you so much for this opportunity. I am Dr. Richa Datta Shrivastava, MBBS doctor and the first osteopath in whole of Asia. So I belong to now osteopathy profession, which has come for the first time in 2015. This is also an alternative medicine, just like Ayurveda, homeopathy. So this science डॉक्टर was. रिचा, मैं माफ करिए आपको बीच में टोक रहा हूँ, पर अगर आप हिंदुस्तानी जबान में बात मतलब ये बोलना चाहते हैं कि क्वेश्चन पूछ लो, लेक्चर पूरा मत दो प्लीज। जी, और सवाल जितना संक्षिप्त रहेगा, छोटा रहेगा, उतने ही ज्यादा क्वेश्चन ले पाएंगे, बिकॉज ही हैज टू रश फॉर अ सर्जरी। मैं डॉक्टर त्रिहान से मिली भी थी सर आपसे वहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल में, कि जैसे आपके यहाँ पे आयुर्वेदा हॉस्पिटल, आयुर्वेदा का डिपार्टमेंट है, तो ऑस्टियोपैथी भी एक नया साइंस नहीं है, 150 साल पुराना। अमेरिका में एवरी 3rd डॉक्टर इज बिकमिंग ऑस्टियोपैथ, तो इंडिया में हम लोग सिर्फ 9 थे, अभी 100 हो गए हैं सर। तो इसको भी अल्टरनेटिव मेडिसिन और आप ये पूछ रही हैं इंटीग्रेटेड। डॉक्टर रिचा मेदांता में कब काम कर पाएंगे? नहीं, मैं कहना चाह रही हूँ, मैं बताता हूँ आपको, मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन। देखो ऐसा है कि जब कोई भी चीज की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती, खास करके ह्यूमन बॉडी के लिए, उसकी जो सक्सेस या प्रोग्रेस जो है वो हर वक्त स्लो होगी। हर चीज के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऑस्टियोपैथी इज ए एब्सोल्युटली साउंड साइंस एंड लाइक आई सेड विल डू नो हार्म। तो आज के दिन में देर आर इनफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ ऑस्टियोपैथी हु हैव मेड बैक पेन्स, डिसलोकेटेड जॉइंट्स। वो जब आते हैं बाहर तो दे आर नॉट योर एडवर्टाइजर्स, they are your critics.
सो ये बात है, जैसे होम्योपैथी है, कोई अच्छी सक्सेस होती है कोई नहीं होती, तो अभी डाउट बना रहेगा उसके ऊपर।